नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत राजस्थान के जिले अलवर से होती है। अलवर जिले में ही एक बंसुर नाम का कस्बा पड़ता है और उसी कस्बे में रहने वाला आनंद आनंद जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होता है। आनंद जो था वो एक ऐसा पुलिस कांस्टेबल होता है जो कि लोगों से मोटी मोटी रिश्वत लेने का आदी होता है। कई बार तो आनंद जो था वो लोगों से रिश्वत ले लिया करता था, लेकिन उनके काम भी ठीक तरीके से नहीं किया करता था और इसी तरीके से आनंद ने रिश्वत ले लेकर के बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा लिया था। अब आनंद के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होती है। आनंद जो था उसकी धर्मपत्नी उसकी परिवार में थी, जिसका नाम उषा होता है। उषा जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर महिला थी, लेकिन उषा जो थी वो कहीं ना कहीं कामचोर महिला थी। वो हमेशा ही काम से भागा करती थी। अब उषा का जो चाल चलन और चरित्र था वो भी कुछ ठीक नहीं था। दूसरी तरफ उषा का पति आनंद का भी चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं था। आनंद जो था वो हमेशा ही गैर महिलाओं में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखा करता था। वो अक्सर ही महिलाओं में काफी रुचि रखा करता था। अब दोस्तों, जो आनंद होता है उसके परिवार में इसकी एक बहन भी होती है, जिस बहन का नाम सीमा होता है। सीमा ने 2 साल पहले 12वीं कक्षा के पास पढ़ाई कर ली थी और इसमें वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन सीमा एक ऐसी लड़की होती है जिसका बहुत खर्चीला स्वभाव था। वो अक्सर ही अपने भाई से बहुत ज्यादा पैसे ले जाया करती थी और कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ हमेशा ही पैसों को उड़ाया करती थी। और रात के ही समय वो अपने घर पर लौट कर आती थी, लेकिन उसे रोकने टोकने वाला भी घर पर कोई नहीं था और सीमा को इस बात की बहुत अच्छी खासी आजादी मिली हुई थी। और आगे चल करके जो उषा होती है और जो उसकी ननद सीमा होती है, ये दोनों ही महिलाएं जो है वो एक नौकर के साथ मिलकर के बहुत बड़ा कांड करने वाली थी, जिसकी गूंज जो थी वो पूरे प्रदेश में गूंजने वाली थी। लेकिन नौकर के साथ तो ननद और भाभी बाद में कांड करती है, उससे पहले ही उषा का पति जो है वो बहुत बड़ा कांड कर देता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 2 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8-9 बजे के आसपास का समय हो रहा था और जो आनंद था वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, मुझे जल्द से जल्द पुलिस थाने जाना है। और तभी उसकी पत्नी कहती है कि मुझसे इतनी जल्दी खाना नहीं बनता है जो तुम इतनी जल्दी में मांग रहे हो, और वैसे भी जो तुम्हारी बहन है सीमा वो भी मेरे घर में काम काज में मेरा हाथ बटाती नहीं। और बस यही सारी बातें सुन करके दोस्तों जो आनंद होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और आनंद जो है वो आज अपने घर पर खाना खाने के लिए रुकता ही नहीं है। वो सीधे ही बिना खाना खाए अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है और फिर अपने काम में व्यस्त बिजी हो जाता है। 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद इस पुलिस स्टेशन में एक बहुत खूबसूरत महिला आती है, जो कि पास के ही किसी गांव में रहा करती थी और उस महिला का नाम कविता होता है। अब जो कविता होती है वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। अब जैसे ही कविता पर इस पुलिस दरोगा की नजर पड़ती है तो इसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके ये आनंद जो है वो उससे पूछने लगता है कि हाँ, तुम पुलिस स्टेशन में क्या कर रही हो। और तभी कविता बताती है कि मेरा पति जो है वो गांव में अक्सर ही शराब बेचने का काम किया करता था और कल रात को पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तार कर ली है और गिरफ्तार करने के बाद उसे इसी पुलिस थाने के अंदर लाया गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि बस आप जैसे तैसे करके किसी भी तरह मेरे पति को रिहा करा दे। अब इसके बाद जो आनंद होता है वो इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता की ओर देखते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पति को रिहा बिल्कुल करवा सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। और तभी कविता कहती है कि मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। और फिर इसके बाद दोस्तों ये जो कांस्टेबल होता है वो इस महिला कविता से कहता है कि अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो सब चीज जरूर है जो मैं तुमसे चाहता हूँ और जिसे मैं हासिल करना चाहता हूँ, और अगर तुम मुझे उसे दे सकती हो तो फिर मैं तुम्हारे पति को रिहा करवा सकता हूँ। अब जैसे ही ये बात कविता से कही जाती है तो फिर जो कविता है वो इस पुलिस दरोगा का इशारा समझ जाती है, लेकिन कविता के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा लाचार और बेबस महिला होती है। अब दोस्तों जैसे तैसे करके अब ये जो पुलिस दरोगा होता है आनंद कुमार, ये इस महिला कविता को मनाने में कामयाब हो जाता है। अब कविता जैसे इसकी सारी शर्तों को मान लेती है तो फिर कहने लगती है कि आज रात के 10 बजे के आसपास तुम मेरे घर पर आ जाना। और ये थोड़ी बहुत बातें करने के बाद जो कविता होती है वो इस पुलिस स्टेशन से निकल करके घर पर चली जाती है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर ये जो आनंद कुमार होता है वो अपने पुलिस स्टेशन से मोटरसाइकिल लेकर के बाहर निकलता है और फिर ये सीधे ही इस महिला कविता के गांव की तरफ चल पड़ता है। लेकिन बीच रास्ते में उसे एक शराब का ठेका दिखाई देता है, वहां से वो शराब खरीद लेता है और फिर एक एकांत स्थान पर जाकर के बैठकर शराब पीता है। और फिर जैसे इसे नशा हो जाता है तो फिर ये नशे की हालत में जो आनंद होता है ये अपने मोटरसाइकिल का रुख जो है वो इस कविता के गांव की तरफ कर लेता है और तकरीबन 10 बजे के आसपास कविता के द्वारा बताए गए एड्रेस पर भी चला जाता है। जा करके उसके घर का बेल बजाता है और कविता तभी आकर के अपने घर का दरवाजा खोलती है। वो देखती है कि उसके सामने आनंद कुमार जो है वो खड़ा होता है।
और फिर उसके बाद ये जो आनंद कुमार होता है वो कविता के घर के अंदर चला जाता है और फिर जाकर के कविता से कहता है कि कल सुबह ही तुम्हारा पति जो है वो जेल से रिहा हो जाएगा। ये सुनकर कविता बहुत खुश हो जाती है और फिर इसके बाद आनंद कहता है कि जाओ घर का दरवाजा बंद करके आओ और फिर चलो थोड़ा वक्त हम लोग गुजार लेते हैं। अब देखते ही देखते ये जो कविता होती है अपने घर का जाकर दरवाजा भी बंद कर देती है और फिर इसके बाद ये जो आनंद होता है वो इस महिला को लेकर के इसके बेडरूम के अंदर चला जाता है और फिर दोनों के ही रजामंदी के साथ दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। आनंद जो है वो इस महिला के साथ बेधड़क इस काम को कर रहा था क्योंकि कविता भी इसे कोई रोक टोक नहीं कर रही थी और कहीं ना कहीं कविता भी जो थी वो इस काम में बिल्कुल अपनी सहमति देती है। और पुलिस जब सारा काम हो जाता है तो फिर पुलिस वाला कहता है कि कल सुबह तुम्हारा पति घर पर आ जाएगा और रात के 12 बजे के आसपास जो पुलिस दरोगा होता है वो इसके घर से बाहर निकलता है और फिर रात के ही समय में अपने घर पर वापस आ जाता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और जो आनंद था वो अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहन करके अपने थाने में जाने के लिए तैयार हो जाता है। और आज भी जो आनंद है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, लेकिन उषा जो है वो खाना बनाने से साफ साफ मना कर देती है। उषा ये कहती है कि जो तुम्हारी बहन है वो तो घर का कोई कामकाज करती नहीं है और ना ही वो मेरा थोड़ा बहुत मदद करती है और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो फिर एक दिन मैं इस घर को ही छोड़ करके चली जाऊंगी। अब जैसे ही ये बात उषा अपने पति आनंद से कहती है तो फिर आनंद जो है वो उषा से कहने लग जाता है कि ठीक है फिर आज मैं किसी नौकर का जुगाड़ कर लेता हूँ और फिर इसके बाद हमारे घर में जब नौकर रहेगा तो घर के सारे कामकाज वो खुद ही कर लिया करेगा और फिर तुम्हारी ये किचकिच भी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही पति नौकर लाने की बात कहता है तो फिर ये सुनकर के उषा और सीमा दोनों ही खुश हो जाती है। दोनों ही सोचने लग जाती है कि अब घर में नौकर आ जाएगा तो फिर उन दोनों को कोई काम करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस तरह से दोस्तों जो आनंद होता है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है और फिर वो पूरे कस्बे के अंदर जगह जगह पर किसी नौकर की तलाश करता है, लेकिन आज तो उसे नौकर नहीं मिल पाता है और थक हार कर आनंद जो है वो वापस से अपनी पुलिस स्टेशन चला जाता है और फिर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद आनंद को ये ख्याल आता है कि जो कविता का पति है वो भी इसी पुलिस स्टेशन में जेल में बंद है, तो उसे भी आज तो जैसे तैसे करके आज मुझे रिहा करवाना ही है। अब इसके बाद ये जो पुलिस दरोगा होता है वो कुछ दाव पेच खेल करके उस कविता के पति को जेल से रिहा करा देता है और जैसे ही कविता का पति जेल से रिहा हो जाता है तभी आनंद को ये ख्याल आता है कि क्यों ना जो कविता का पति प्रमोद है उसे ही घर में नौकर के तौर पर रख लिया। और उसी कुमार आनंद कहता है कि प्रमोद अब तुम ये सारा काम धंधा बंद कर दो और कोई दूसरा काम करना शुरू कर दो। तभी जो प्रमोद होता है वो कहता है कि साहब मेरे पास करने के लिए कोई काम धंधा है ही नहीं। और उसी समय जो आनंद होता है वो ये कहता है कि काम धंधा तो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ, अगर तुम करना चाहो तो तुम मेरे घर में नौकरी कर लो, वैसे भी मुझे एक नौकर की बहुत सख्त जरूरत है। अब जैसे ही प्रमोद ये बात सुनता है तो कहता है कि मुझे भी काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस तरह से दोस्तों अब आनंद जो है वो इस प्रमोद को अपने घर पर लेकर जाता है। अब जैसे ही प्रमोद अपने घर पर पहुंचता है तब वो आनंद की पत्नी को देख करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उषा की खूबसूरती और सुंदरता जो है वो इस नौकर को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। अब जैसे ही नौकर की नजरें इसकी बहन सीमा पर पड़ती है तो सीमा की भी खूबसूरती और सुंदरता उसे काफी पसंद आ जाती है। अब ये जो नौकर होता है दोस्तों उषा और सीमा के साथ बहुत बड़े बड़े कांड करने वाला होता है। इस तरीके से अब जो नौकर होता है वो अब आनंद के ही घर पर काम करना शुरू कर देता है और लगभग 10 दिनों का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। और फिर 10 दिनों के अंदर अंदर ही जो ये प्रमोद होता है वो उषा की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो जाता है। और यहाँ तक दोस्तों जो आनंद की पत्नी उषा होती है वो भी कहीं ना कहीं इस नौकर की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित हो चुकी होती है। अब धीरे धीरे करके दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। अब दोनों के बीच की दूरियां बहुत कम हो गई थी, लेकिन जो नौकर था और जो उषा होते हैं इन्हें कभी मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 26 मार्च का दिन। अब सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है। रोज की ही तरह दोस्तों जो आनंद होता है वो अपने घर से यूनिफॉर्म का पहनकर अपने मोटरसाइकिल लेकर के अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है। और जैसे ही आधे घंटे का समय गुजर जाता है तो फिर उसी समय सीमा भी अपनी भाभी से कहती है कि भाभी आज मैं देर रात को ही घर पर लौट करके आऊंगी क्योंकि आज मेरी सहेली का बर्थडे है। और बस ये कुछ सारी बातें कहने के बाद सीमा जो है वो भी इस घर से बाहर निकल जाती है और अब घर में उषा बिल्कुल अकेली रह जाती है और साथ में ये नौकर प्रमोद जो है वो भी घर में अंदर रह जाता है। इस तरीके से 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है
और फिर इतना वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों अब जो उषा है वो इस नौकर के पास आती है और नौकर से कहती है कि देखो अभी फिलहाल हमारे घर में कोई है भी नहीं, बस मैं और तुम बिल्कुल अकेले हैं, हम दोनों के पास बहुत अच्छा खासा मौका भी है, तो क्यों ना इस मौके का हम लोग फायदा उठाएं। अब जैसे ही नौकर से ये बात कही जाती है तो नौकर भी कुछ कम कहा था दोस्तों। अब नौकर जो है वो उसी समय इस मालकिन से कहता है कि ठीक है आप जाकर के घर का दरवाजा बंद कर लीजिए। और फिर उसके बाद ये जो मालकिन होती है अपने घर का दरवाजा जाकर के बंद करती है और फिर अपने नौकर का हाथ खींच करके उसे बेडरूम में ले जाती है। और फिर वहां पर ले जाने के बाद जो इन दोनों के बीच में आज गलत रिश्ते कायम होते हैं और ये दोनों मिलकर के अपने ही रजामंदी से गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों की मन जो है वो भर नहीं जाता है दोस्तों। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म होता है तो फिर जो आनंद की पत्नी उषा होती है वो अपने इस नौकर को इसके बदले में कुछ पैसे देती है और कहती है कि अब तो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो हम लोग यही सारा काम किया करेंगे। इस तरह से मालकिन और नौकर का यहाँ से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रमोद नाम का जो नौकर होता है वो उस पुलिस दरोगा की बहन के भी साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में ना तो वो आनंद कुमार जानता था और ना ही उसकी बहन सीमा कुछ जानती थी। और फिर इसके बाद 2-3 दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 30 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था और नौकर उस समय घर का काम काज कर रहा होता है और फिर वो अपने मालिक के लिए भी खाना बना रहा होता है। अब तभी आनंद जो है वो कहता है कि चलो जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो क्योंकि मुझे जल्दी से ड्यूटी के लिए जाना है। और फिर उसके बाद जो प्रमोद है वो अपने मालिक को खाना खिलाता है और फिर जैसे ही आनंद खाना खा लेता है तो फिर वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के अपने पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करने चला जाता है। और 10 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद सीमा भी अब इस नौकर के पास आती है और फिर वो प्रमोद को कुछ अजीब ही नजरों से देखती है और कहती है कि चलो अब मेरे लिए भी जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भी जल्दी बाहर निकलना है। और फिर इसके बाद सीमा भी खाना खाती है और फिर खाना खाने के बाद जो सीमा है वो इस घर से बाहर निकल जाती है। और आज के समय में ये जो नौकर होता है और जो उषा होते हैं ये दोनों ही आज फिर से घर में अकेले हो जाते हैं। और फिर मौका पाते ही उसी समय जो नौकर होता है वो सीधे मालकिन के कमरे के अंदर जाता है और फिर ये दोनों जो है वो अपने आगे का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। आज तो इन दोनों ने अपने दरवाजा भी घर का बेडरूम का बंद नहीं किया। अब जैसे ही सीमा घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो अपना फोन ही घर पर भूल गई है। अब तभी सीमा जो है वो उसी समय अपने घर की तरफ मुड़ जाती है और फिर अचानक से सीमा बिना आवाज लगाए सीधे घर के अंदर घुस जाती है। अब जैसे ही वो कमरे के अंदर जाती है और जब वो नौकर प्रमोद और अपनी भाभी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है तो फिर सीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन उसी समय दोस्तों जो उषा होती है वो सीमा के पास आती है और कहती है कि ये बात किसी से मत कहना वरना फिर पूरे शहर में मेरी बदनामी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीमा तभी अपनी भाभी से कहती है कि ठीक है मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम दोनों को भी इसके बदले में मेरी एक शर्त माननी होगी। तभी सीमा कहती है कि कल मेरा बर्थडे है और बर्थडे की खुशी में मैं इस नौकर के साथ भी मैं भी अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ। अब जैसे ही उषा से ये बात कही जाती है तो उषा भी मान जाती है और इस बात के लिए नौकर भी मान जाता है। और फिर इसके बाद सीमा जो है वो बिल्कुल चुपचाप रह जाती है। सीमा उसी समय अपना फोन लेती है और फिर अपने बाहर काम से निकल जाती है। इस तरीके से जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। सीमा अपने भाई से जाकर के कहती है कि आज तो भैया मेरा बर्थडे है और मैं आज बर्थडे की पार्टी जो है वो अपनी सहेलियों के साथ मनाना चाहती हूँ। अब जैसे ये बात भाई से कही जाती है तो फिर भाई जो है वो उसी समय अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल करके अपनी बहन सीमा को दे देता है और फिर उसे कहता है कि तुम अपनी सहेलियों के साथ खूब अच्छे से अपना बर्थडे मनाना। और फिर थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद जो आनंद है वो अपने घर से तैयार होकर के पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। और अब घर पर नौकर और सीमा और उषा यही तीनों रह गए होते हैं। अब दोस्तों उसके बाद सीमा अपनी भाभी के पास जाकर कहती है कि आज तो आप जानती हो कि मेरा बर्थडे है और आज मैं अपने नौकर को भी अपने साथ ही ले जाना चाहती हूँ। और इस बात के लिए उसकी भाभी भी मना नहीं करती है क्योंकि जो भाभी थी अब उन दोनों की कमजोरी सीमा के हाथ लग गई थी। इसके बाद सीमा अपने नौकर से जाकर कहती है कि चलो अब तुम मेरे साथ शहर में चलो और फिर हम दोनों आज अपना होटल में ही जाकर के वक्त गुजारेंगे। इस तरीके से जैसे तैसे करके इस बात के लिए नौकर प्रमोद भी तैयार हो जाता है और फिर सीमा और जो प्रमोद होते हैं ये दोनों ही एक बस के माध्यम से पास में ही शहर के अंदर चले जाते हैं। और फिर वहां पर जाने के बाद वहां एक होटल की तलाश की जाती है और फिर होटल के मालिक अजय से मिला जाता है और उसे दुगने तिगने दाम देकर के होटल के अंदर कमरा बुक कर लिया जाता है। और फिर कमरे में जाने के बाद ये दोनों अपनी रजामंदी से एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू कर देते हैं। सीमा और जो प्रमोद थे वो इस काम को बिना किसी झिझक के बिना किसी शर्म हया के कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों पहले से ये सारा चीज चाहते थे। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है
तो फिर जो सीमा होती है वो अपने नौकर को पैसे भी देती है और फिर ये दोनों अपने होटल से बाहर निकलकर वापस से शहर में आ जाते हैं और फिर शहर से ही एक अच्छा खासा केक भी खरीदा जाता है, कुछ कपड़े भी खरीदे जाते हैं और फिर ये केक और कपड़ों को लेकर के वापस से घर पर लौट जाते हैं। जैसे ही शाम का समय होता है तो फिर शाम के समय में जो सीमा का जन्मदिन होता है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस बात से सीमा भी बहुत खुश थी और उसकी भाभी बहुत खुश थी और नौकर भी बहुत खुश होता है। लेकिन पुलिस दरोगा आनंद जो था वो इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कई दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आती है 10 अप्रैल का दिन। अब सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है और फिर उसी समय जो आनंद होता है वो अपने नौकर के पास फोन करता है और उससे कहता है कि आज इस समय तक तुम मेरे घर पर क्यों नहीं आए हो। और तभी जो प्रमोद होता है वो बताता है कि मैं बीच रास्ते में फंस गया हूँ और मैं बस कुछ ही देर में आपके घर पर आने ही वाला हूँ। इसके बाद 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद जो प्रमोद होता है वो इसके घर पर आ जाता है और तभी आनंद जो है वो उसे कहता है कि आज मेरी शादी की सालगिरह है और आज मैं शाम के समय भी जल्दी से ही ड्यूटी से आ जाऊंगा। और उसी समय जो उसकी पत्नी होती है तभी वो कहती है आनंद से कि आज की तो वैसे भी आपको जल्दी ही घर आना पड़ेगा। तो आनंद कहता है कि हाँ हाँ मुझे याद है कि आज मेरी सालगिरह है। अब आनंद तभी अपने नौकर से कहता है कि तुम तो जानते हो कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो आज हमारे घर में तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना होगा। इस तरीके से दोस्तों जो नौकर होता है वो अब घर में अनेकों प्रकार के खाने बनाने की तैयारी करना शुरू कर देता है। आनंद फिर उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल निकालता है और फिर सीधे ही वो नौकर प्रमोद के घर पर जाता है और प्रमोद की जो पत्नी कविता होती है वो उस समय अपने घर में अकेली थी। कविता के घर का जाकर दरवाजा खटखटाता है और तभी कविता घर का दरवाजा खोलती है। अब प्रमोद की पत्नी कविता ये देखती है कि उसके ठीक सामने जो है वो आनंद खड़ा होता है और तभी कविता उसे देख करके दूर से ही हाथ जोड़ना शुरू कर देती है। कहती है कि आप मेरे घर के अंदर मत आइएगा, इस समय हो सकता है कि आपको मेरे घर में कोई आते हुए देख ले। लेकिन आनंद जो था वो मानने को तैयार नहीं था और फिर वो सीधे ही घर के अंदर चला जाता है और फिर कविता का हाथ खींचकर इसे कमरे के अंदर ले जाता है और फिर इसके बाद वो कविता के साथ जबरदस्ती ही अपने गलत रिश्ते को भी कायम करता है। और आज भी कविता के साथ वो इस गलत काम को तब तक अंजाम देता है जब तक कि आनंद पूरी तरह से सारा काम खत्म नहीं कर लेता है। और फिर जब सारा ये काम कर लेता है तो फिर आनंद इस घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है। लेकिन फिर जैसे ही शाम का समय हो जाता है तो शाम के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय हो चुका था। अब जो आनंद होता है वो उसी समय अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और किसी शराब की दुकान पर जाता है और वहां से वो शराब खरीदता है। और फिर शराब लेने के बाद जो आनंद होता है वो अपने दोस्त के पास फोन करता है और फिर वो अपने दोस्त से ये कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर बिताना चाहता हूँ, आज मैं अपने घर पर जाना ही नहीं चाहता हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तू मेरे घर पर आ जाए। इसके बाद जो होता है ये आनंद होता है ये अपने दोस्त के घर पर चला जाता है और फिर दोनों दोस्त बैठ रात में शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। अब दोनों ही शराब के नशे में धुत हो चुके थे और फिर जब थोड़ा सा और वक्त गुजर जाता है, जब रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का समय होता है तो फिर उषा अपने पति आनंद के पास फोन करती है और कहती है कि तुम घर पर कब आओगे। और तभी जो आनंद होता है ये बताता है कि आज मैं घर पर आ ही नहीं सकता हूँ क्योंकि आज मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और आज की रात भी मैं यहीं बिताऊंगा। अब जैसे ही उषा अपने पति की ऐसी बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और उषा अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि जो उसका पति है वो वाकई में किसी काम का नहीं है। और फिर उषा जो है वो अपने मन में अब कुछ और ही सोच लेती है और फिर जो उषा होती है वो उसी समय अपने नौकर के पास जाती है और जाकर के नौकर से कहती है कि आज तुम्हें प्रमोद अपने घर पर नहीं जाना है बल्कि आज तुम्हें मेरे साथ होटल में चलना होगा। और इस बात के लिए प्रमोद भी मान जाता है। रात के ही समय में अब जो प्रमोद होता है वो किसी ऑटो रिक्शा को बुला करके लाता है और फिर मालकिन और नौकर दोनों ही ऑटो रिक्शा के माध्यम से किसी होटल पर पहुंच जाते हैं। और फिर होटल में जाने के बाद वो वहां पर एक होटल में कमरा बुक किया जाता है और फिर इसके बाद प्रमोद और उषा जो है वो उस कमरे के अंदर चले जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच इस बंद कमरे के अंदर गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं और ये दोनों आज की पूरी रात इस होटल के ही अंदर गुजारते हैं। और फिर जैसे ही सुबह के 4-5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर ये दोनों जो है वो एक और ऑटो रिक्शा के माध्यम से वापस घर पर आ जाते हैं और फिर इस तरह से ये दोनों की प्रेम कहानी जो थी वो बहुत आगे बढ़ते जा रही थी। दूसरी तरफ दोस्तों जो ये नौकर होता है वो आनंद की बहन सीमा के भी साथ अपना वक्त ऐसे ही गुजार रहा था, लेकिन इसके बारे में आनंद को कानो कान भनक तक नहीं होती है। अब इसी तरीके से ये सिलसिला जो था वो लगातार चले जा रहा था और फिर इसी दौरान क्या होता है दोस्तों कि एक दिन सुबह के 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। आज जो आनंद था वो आज अपनी ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन नहीं जाता है बल्कि आज वो अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेता है। और फिर इसके बाद जैसे ही घर के अंदर इसकी बहन सीमा बैठी होती है तो फिर सीमा की तबीयत खराब होने लग जाती है
अब जैसे उसकी तबीयत खराब होती है तो फिर सीमा अपनी भाभी के पास जाती है और फिर जा करके कहती है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है और मुझे उल्टियां भी हो रही हैं। इसके बाद उसकी भाभी कहती है कि सीमा ठीक है, फिर चलो कहीं हॉस्पिटल में चलकर दिखा लेते हैं। तो अभी सीमा कहती है कि हॉस्पिटल मुझे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके भाभी जो है वो अपने पति से जाकर के कहती है कि आपकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा आज खराब लग रही है, सीमा की। और फिर आनंद जो है वो अपनी बहन से कहता है कि ठीक है, फिर चलो इसी समय किसी नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर के दिखा लेते हैं। अब जैसे तैसे करके आनंद जो है वो अपनी बहन सीमा और अपनी पत्नी उषा को लेकर के सीधे नजदीकी क्लिनिक में चला जाता है। और फिर क्लिनिक में जाने के बाद अब जब सीमा का मेडिकल चेकअप किया जाता है और महिला डॉक्टर जैसे इसका रिपोर्ट देखती है तो फिर जाकर वो सीमा को ये बताती है कि तुम 1 महीने से प्रेग्नेंट हो। अब जैसे ही सीमा इस बात को सुनती है तो सीमा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पास में उसकी भाभी भी खड़ी थी। अब उसकी भाभी भी महिला डॉक्टर की सारी बातों को सुन लेती है। तभी उषा को ये ख्याल आता है कि उसे भी अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। और फिर इसके बाद उषा भी अपना मेडिकल चेकअप उसी महिला डॉक्टर से कराती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उषा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और इस तरह से ये महिला डॉक्टर जो है वो अब सारी बातें जाकर के आनंद को बता देती है। आनंद को बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बहन दोनों जो है वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही आनंद अपनी पत्नी और अपनी बहन के बारे में ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आनंद जो है वो उस समय उषा और सीमा उस समय तो कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी देर के बाद महिला डॉक्टर जो है वो इन दोनों को दवाइयां देती है और फिर आनंद जो है वो अपनी पत्नी और अपनी बहन को लेकर के वापस से घर लौट आता है। उस समय तक जो नौकर प्रमोद था वो भी वहीं पर मौजूद था घर में ही, लेकिन जो आनंद था वो अपनी बहन सीमा को अलग कमरे में लेकर जाता है और फिर अपनी बहन से पूछने की कोशिश करता है कि तुमने ये सब किसके साथ किया है। लेकिन सीमा जो है वहां पर बिल्कुल खामोश रह जाती है। और तभी जो भाई था वो बार बार यही बात पूछ रहा है कि आखिर मुझे बताओ तो सही कि तुमने किसके साथ किया है, लेकिन सीमा कुछ बोलती ही नहीं है। और फिर इस तरह से आनंद को इस बात को लेकर के और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अब जैसे ही आनंद को गुस्सा आता है तो फिर आनंद जो है वो उसी समय रसोई में जाता है और वहां से एक हथियार उठाकर अपनी बहन की गर्दन पर रख देता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि आगे तुमने ये सब किसके साथ किया है। और फिर इसके बाद सीमा काफी ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है। सीमा जो है वो साफ साफ शब्दों में बता देती है कि मैं अपने ही नौकर के ही साथ वक्त गुजारती थी, यहाँ तक कि भाभी भी इस नौकर प्रमोद के साथ अपना वक्त गुजार चुकी है और भाभी भी प्रेग्नेंट है और इसीलिए मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अब जैसे ही आनंद अपने इस नौकर के बारे में ये सारी बातें अपनी बहन के मुंह से सुनता है तो फिर इसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। अब जो आनंद होता है वो अपनी बहन सीमा को छोड़ देता है और फिर अपनी नौकर को जाकर के सीधे पकड़ लेता है और फिर नौकर की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन नौकर भी कुछ कम नहीं होता है, दोनों के बीच में काफी देर तक विवाद भी होता है और फिर ये जो झगड़ा होता है वो मारपीट में तब्दील हो जाता है। अब दोस्तों जो ये नौकर प्रमोद होता है वो किसी न तरीके से पुलिस से उस चाकू को छीन लेता है और फिर चाकू को छीनने के बाद वो उसके ही पेट में उसे वार कर देता है 4-5 बार। अब जैसे इतनी बार चाकू से वार किया जाता है तो जो पुलिस दरोगा आनंद कुमार होता है वो नीचे गिर जाता है और फिर मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। अब ननद और भाभी वहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और फिर चीख चिल्ला करके पड़ोसियों को वहां पर वो इकट्ठा कर लेती है। सारे पड़ोसी जन जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो फिर नौकर प्रमोद जो था तब तक वहां से भाग चुका होता है और फिर ये जो पड़ोसी जन होते हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और तकरीबन आधे घंटे के अंदर घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर पुलिस जो है वो इसके बाद इस कांस्टेबल का शव अपने कब्जे में लेती है और फिर आनंद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर इसके बाद पड़ोसी लोग ये बताते हैं कि जो इनका नौकर है प्रमोद, उसी ने अपने ही मालिक की हत्या की है, ऐसा कांड किया है। लेकिन पूरी सच्चाई के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं पता होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इसके बाद एक दिन का वक्त गुजर जाने के बाद जो पुलिस होती है अब जैसे तैसे करके उस नौकर को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। अब जैसे ही नौकर को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और फिर जब उसे पूछताछ शुरू की जाती है तो फिर जो नौकर होता है वो सारी सामने जो पुलिस के सामने बयां करना शुरू कर देता है। नौकर ये बताता है कि उस पुलिस दरोगा आनंद ने मेरी पत्नी कविता के साथ गलत काम किया था और जिसकी वजह से मैं भी नौकर बन करके उसके घर में गया और फिर उसकी पत्नी और उसकी बहन के साथ मैंने इसी गलत काम को अंजाम दिया। अब पुलिस जैसे ही नौकर की पूरी कहानी को सुनते हैं दोस्तों तो फिर पुलिस के भी होश उड़कर रह जाते हैं। लेकिन नौकर प्रमोद ने अपने ही मालिक का कत्ल किया था और फिर इस बार पुलिस जो है वो इस नौकर के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात तो भविष्य में पता चलेगी दोस्तों कि जज साहब उसे आखिर क्या सजा सुनाएंगे। फिलहाल वो उसे जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों आप
क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपका मनोरंजन करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का